आज की वीडियो में हम 3% नाम की सीरीज़ का सेकंड सीज़न कंप्लीट कवर करने वाले हैं। सीज़न 1 हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, चैनल पर विजिट करके पहले वो देख लें या तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, क्योंकि कहानी उसी के आगे से कंटिन्यू है, जहां ऑफशोर में जाने के लिए कैंडिडेट्स गेम के 4th राउंड को पास कर चुके हैं। चैनल पर न्यू हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट लेवल में जाने वाले पार्टिसिपेंट को कैफेटेरिया में बुलाया जाता है, जहां इनाम के तौर पे उन्हें उसी जीते हुए कॉइन से अपनी मर्जी का कुछ भी लेने की इजाज़त है। तो सब अपनी मर्जी के ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं। वैसे भी इंग्लैंड में कभी ऐसा कुछ खाने पीने को इन सबको नहीं मिला था, इसलिए सब बहुत खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ हमें फ्लैशबैक में जोआना की पास्ट लाइफ भी दिखाई जाती है, जिसमें वो कैसे स्ट्रगल करती थी, वो सब दिखाया गया है, जो इतना भी ज़रूरी नहीं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जोआना ने किसी गैंग से पैसे उधार लिए थे जो उसके पीछे पड़ा था, और उसी से भागकर जान बचाने के लिए जोआना ऑफशोर जाना चाहती है, और इसलिए वो किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहती। खैर, अब 5th राउंड के लिए अनाउंसमेंट होती है और सबको ये टास्क मिला है कि हर ग्रुप को सिर्फ 5 मिनट में टनल से गुजरकर दूसरी साइड जाना होगा। सुनने में कितना आसान लग रहा है ना। सभी कैंडिडेट्स को भी ये बहुत ईजी लग रहा था और वो हंसते हैं कि भला इतना ईजी टास्क कैसे दे सकते हैं, ऑफशोर कोई मजाक तो नहीं। वैसे इनकी भी खुशफहमी जल्दी ख़त्म हो जाती है जब राउंड स्टार्ट होता है, क्योंकि स्टार्ट होते ही टनल में एक ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिससे वो सबके ब्रेन पर इफ़ेक्ट करती है और सिर्फ उनकी बुरी यादें ही ट्रिगर हो जाती है। मतलब वो सब खुद को उसी जगह फील करते हैं जहां उनकी लाइफ का सबसे बुरा लम्हा गुजरा था। असल में ये राउंड ह्यूमंस की मेंटल कंडीशन की पावर चेक करता है कि ऐसी कंडीशन में वो कैसे फैसले लेते हैं, क्योंकि ऑफशोर में सिर्फ बेस्ट लोग ही जा सकते हैं। अब सबसे पहले जोआना अपना होश संभालती है, और यहाँ हम जोआना की विल पावर भी जान लेते हैं कि मेंटली वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर एग्जिट पर जाते ही वो भी ये समझ जाती है कि यहाँ से वो अकेले नहीं निकल सकती। ग्रुप के हर मेंबर के हैंड प्रिंट्स के बिना एग्जिट अनलॉक नहीं होगा, इसलिए टाइम ना होने की वजह से जोआना खुद ही सबको खींच कर एग्जिट तक ले आती है, जिससे वो ये राउंड भी पास कर लेते हैं। बंदा हो तो ऐसा अकेले ही सब कर ले, किसी की जरूरत ही नहीं। फिर बाहर उनसे एक ऑपरेटर मिलती है और कहती है कि इस गैस का असर काफी टाइम तक रहने वाला है, इसलिए सबको अपने अपने रूम में रेस्ट करना होगा। सब रूम्स में जाते हैं तो वहाँ भी सबको अजीब सा फील हो रहा था। उन्हें अपनी बुरी यादें और लाइफ की बहुत बड़ी गलतियां याद आ रही थी। फिर हम मिशेल और फर्नांडो को बात करते हुए देखते हैं। फर्नांडो उससे पूछता है कि टनल में तुम किसी को जोर जोर से पुकार रही थी, कौन है वो? असल में वो मिशेल का भाई था, मगर उसके बारे में अभी मिशेल कोई बात नहीं करना चाहती। इसलिए जब बार बार फर्नांडो पूछता है तो टॉपिक गोल करने के लिए वो उसे किस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम जोआना को भी देखते हैं, जो अपनी एक बैड मेमोरी याद कर रही है, जिसमें वो उस गैंग से भाग रही थी, मगर उससे गलती से उस गैंग के बॉस का बेटा मर जाता है। वो एक छोटा बच्चा था और ये बात जोआना के दिल से अब तक नहीं गई। अब गैंग भी उसके पीछे पड़ा था, तो मजबूरन जान बचाने के लिए वो इल्लीगली वो चिप अपने कान के पीछे इंस्टॉल करवा कर आई थी। और यहाँ हम जान गए कि सिर्फ राफेल नहीं, जोआना भी यहाँ इल्लीगली आई है, और जोआना ने तो अपना नाम भी चेंज किया है। वो फेक नाम से यहाँ आई है, मगर उसका रियल नेम हम भी नहीं जानते। अब वॉशरूम में एक लड़की जोआना पर हमला कर देती है, क्योंकि वो भी अब तक उस गैस के असर में थी, इसलिए उसे रियलिटी में फर्क नहीं पता लग रहा था। लेकिन यहाँ राफेल भी था, जो जोआना की मदद करता है और उस दूसरी लड़की को बेड पर ले जाकर शांत करके लिटा देता है। फिर वो वापस जोआना के पास आकर बैठ जाता है, तो उसकी नजर जोआना के कान के पीछे जाती है, जहाँ वो भी समझ जाता है कि जोआना भी उसकी तरह इल्लीगली आई है। लेकिन उसे कुछ नहीं कहता, बस उसे थैंक्स बोलकर चला जाता है, क्योंकि आज के राउंड में उसने सबकी हेल्प की। अब हेडक्वार्टर में हम एजेकील को देखते हैं, जो एक बच्चे को देखता है। वो बच्चा इंग्लैंड से आया था, मगर एजेकील उसे छुपकर अपने रूम में ले जाकर पेट भर खाना भी खिलाता है और सारी सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर देता है, ताकि किसी को उस बच्चे के आने का पता ना लगे। इस बच्चे का नाम अगस्टो है, मगर इसका एजेकील से क्या रिश्ता है वो हम आगे जानेंगे। फिलहाल अलीना दरवाजा बजाती है, तो एजेकील उस बच्चे को छुपाकर दरवाजा खोलता है। वो कुछ बातें करते हैं और अलीना टेबल पर
2 प्लेट्स देखकर सवाल करती है तो एजेकिल भी कुछ कम नहीं था, वो बातों को घुमा देता है। फिर अलीना के जाने पर वो अगस्टो को पाकर वापस इंग्लैंड की तरफ भेज देता है। अब नेक्स्ट डे जब सब कैंडिडेट्स जागते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि एंट्री गेट सील कर दिया गया है। अब यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, मगर इस राउंड में मार्को स्मार्टली वर्क करता है। वो समझ जाता है कि उन्हें एग्जिट डोर ढूंढना है और वो क्लू पर फोकस करता है। अब सब इधर उधर भाग रहे थे, घबराए हुए थे, मगर मार्को बिल्कुल शांत होकर एक एक रूम चेक करता है और उसे हर रूम में कुछ लीवर्स नजर आते हैं। फिर वो एंट्रेंस वाली जगह देखता है तो स्क्रीन पर कुछ बाइनरी नंबर्स शो हो रहे थे जो हर 5 मिनट्स में चेंज हो रहे थे। मार्को उन नंबर्स को गौर से देखता है और समझने की कोशिश करता है। साथ ही हम मार्को की बैक स्टोरी भी देखते हैं, जहां उसके फादर उसके पैदा होने से पहले ही इस गेम के जरिए ऑफशोर जा चुके थे और फैमिली के काफी मेंबर्स भी जा चुके थे। वो सभी स्मार्ट थे। मार्को भी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को अलविदा करके आया था, जैसे उसके फादर ने किया था। और यहाँ मार्को भी समझ जाता है कि यहाँ जितनी लाइन्स है बाइनरी नंबर्स की, उतने ही रूम्स हैं और एक लाइन में जितने डिजिट्स हैं, हर रूम में उतने ही लीवर्स हैं। मतलब जहाँ 1 लिखा होगा उन लीवर्स को पुश करना होगा। वो सभी को बुलाकर ये बताता है और 5 मिनट्स के अंदर ये करना था, इसलिए हर टीम का एक एक मेंबर नंबर्स याद रखता है, जो भागते हुए बाकी सबको बताता है। और एक साथ मिलकर ऐसा करने से उनके पास फूड का पैकेट आ जाता है। वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि अल्फाबेट्स के हिसाब से ये पैकेट्स दिए जाएंगे ताकि झगड़ा ना हो। इसलिए एलिस नाम की एक लड़की को वो पैकेट मिल जाता है। ऐसे ही एक एक करके सबको मिल जाता है और वहाँ हेडक्वार्टर रूम में सब उन्हें सीसीटीवी के जरिए देख रहे थे। वो मार्को की तारीफ करते हैं और ये भी डिक्लेयर कर देते हैं कि उन्होंने टीम वर्क के साथ काम किया है, इसलिए वो सब नेक्स्ट लेवल के लिए अप्रूव कर दिए गए हैं। मगर एजेकिल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो रूल्स चेंज कर देता है। अब सबको पैकेट्स मिलने के बाद भी जब वो सब ट्राई करते हैं तो उन्हें कोई पैकेट नहीं मिलता, लेकिन फिर वो 4 बार और ट्राई करते हैं, मगर अब कुछ नहीं होता। जोआना समझ जाती है और सबसे कहती है उन्होंने रूल्स बदल दिए हैं। अब सब झगड़ने लगते हैं क्योंकि अब तो उन्हें रूल्स भी नहीं पता और आगे क्या करना है कोई नहीं जानता। मगर तभी फर्नांडो एक आवाज नोटिस करता है। वहाँ बहुत सारे फूड पैकेट्स गिर जाते हैं। सब उनकी आवाज सुनकर पैकेट्स की तरफ दौड़ते हैं और जिसके हाथ जितने पैकेट्स आते हैं वो उठा लेता है। मगर मिशेल समझ जाती है कि हमें लड़वाया जा रहा है। वो सबको समझाती है कि हमें बराबर बराबर ये पैकेट्स लेने होंगे और फिर सबके हिस्से में 3-3 पैकेट्स आ जाते हैं। मगर ये सब देखकर मार्को को गुस्सा आ जाता है। वो भी मतलबी बन रहा था। असल में उसे लीडर बनना अच्छा लग रहा था। अब वो लीडर नहीं रहा, इसलिए अपना शातिर दिमाग चला रफाइल और कुछ लड़कों को अपने साथ मिला लेता है। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं और काफी मेहनत के बाद वो टूट भी जाता है, मगर उसके पीछे एक और सील दरवाजा था। अब वो इतना थक चुके थे कि उन्हें एनर्जी की जरूरत थी और मार्को बाकी लोगों से पैकेट्स छीनने लगता है और एक लड़के से उसकी लड़ाई हो जाती है। वो उसका गला दबाकर मारने ही वाला था कि रफाइल उसे बचा लेता है। रफाइल को ये अच्छा नहीं लगता। मार्को के जाने के बाद वो सबसे माफी भी मांगता है और फिर जाकर मार्को को भी रोकता है, जो एक एक रूम में जाकर सबसे पैकेट्स छीन रहा था। मगर मार्को कहाँ किसी की सुनने वाला। पैरेलल में हम हेडक्वार्टर रूम में देखते हैं एजेकिल कहता है, देखा मेरा डिसीजन सही था। ये स्लम एरिया के लोग हैं, ऑफशोर जाने के काबिल नहीं, जो ज्यादा देर तक खुद को जानवर बनने से रोक नहीं सकते। ऑफशोर में इनकी जरूरत नहीं। फिर हम जोआना को देखते हैं। वो भी शातिर थी, दिमाग लगाकर वेंटिलेटर के जरिए ऊपर जाती है और हेडक्वार्टर रूम तक पहुंच जाती है। एजेकिल उसके स्वागत में खड़ा था और उसे सब बता देता है कि इस टास्क का यही मतलब था कि दुनिया के किसी भी हालात में इंसान नेचर का नुकसान ना करे। इंसान के ऐसे ही बिहेवियर की वजह से अर्थ का ये हाल हो गया है और हम नहीं चाहते कि ऑफशोर का भी यही हाल हो जाए जो ऐसे लोगों ने अर्थ का किया था। उधर हम मिशेल की टीम को देखते हैं, जिन्होंने खुद को लॉक कर लिया था मार्को के ग्रुप से सेफ्टी के लिए। और मार्को एक रूम में एक लड़की से पैकेट लेने के बाद जान से मार देता है। ये देखकर रफाइल को झटका लगता है। वो बुरा नहीं था और किसी को मारना या नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। उसे बहुत दुख होता है और गुस्से में मार्को से झगड़ा करता है, मगर मार्को और उसके साथी उस पर भारी पड़ते हैं और वो वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाता है, क्योंकि मार्को का ग्रुप अब पागल हो चुका था। रफाइल भी रास्ते में मिशेल के ग्रुप को देखता है और उनसे मदद मांगता है, मगर वो उस पर भरोसा नहीं करते। फिर रफाइल मिशेल के कान में कुछ कहता है तो वो उसे आने देती है। ये तो हमें यहाँ नहीं बताया कि उसने क्या कहा, मगर शायद आगे
आगे हम जान जाएंगे। खैर, अब तक मार्को का ग्रुप भी उन तक पहुंच चुका था और सबको पकड़कर मारने लगता है। उधर एजेकिल जोआना से कहता है कि जाओ उनकी मदद करो, मैं जानता हूँ तुम ही उसकी मदद कर सकती हो और फिर मैं दरवाजा खोल दूंगा, जल्दी जाओ। फिर जोआना नीचे जाकर छुपके से एक एक को मारकर उन्हें फ्री करवा देती है और वो सब मिलकर मार्को को बहुत बुरा मारते हैं। तभी दरवाजे भी खुल जाते हैं, सब बाहर चले जाते हैं और हमें वहाँ का एक व्यू दिखाया जाता है जहाँ से ये लोग बाहर निकले हैं। वहाँ हर तरफ लाशें पड़ी थी और मार्को भी अधमरी हालत में बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर दरवाजा बंद कर दिया जाता है और वो उसी के बीच आकर बुरी तरह मारा जाता है। अब यहाँ बाहर निकलने के बाद हमें रफाइल की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि वो यहाँ कैसे आया। वो प्रोसेस की रात अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ था जो सिलेक्ट हो चुका था, मगर रफाइल हर बार रिजेक्ट हो चुका था। उसके पास अब कोई चांस नहीं था, इसलिए वो अपने दोस्त को बेहोश करके उसका चिप निकाल कर चुरा लेता है और अपने कान में लगवा देता है। और आने से पहले वो रेबेलियन ग्रुप से भी मिला था, यानी मिशेल की तरह वो भी रेबेलियन एजेंट है। और यही बात उसने मिशेल के कान में कही थी कि वो जानता है कि मिशेल भी रेबेलियन है। ये इन दोनों का सीक्रेट है जो अब दोनों जानते हैं। वैसे अजीब है ना, रफाइल और जोआना इल्लीगली आए हैं और रफाइल और मिशेल रेबेलियंस हैं। ये रफाइल जैसा भी है, मगर ये इतना बुरा नहीं जितने इसने बुरे काम किए हैं। खैर, ये सीजन यहीं पर एंड हो गया। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, यानी सीजन 3। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें। हम ऐसी कहानियां लाते रहते हैं जो किसी ने आपको सुनाई नहीं होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।